हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल GRDI गवर्नमेंट रूल्स डिकोड इंडिया पर, जहां किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आसानी के साथ प्राप्त होती है। 25 नवंबर 2020 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा एक OM जारी किया गया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग स्पेशल कैश पैकेज इन ल्यू ऑफ LTC। ये तीसरा FAQ जारी किया गया है। इससे पहले भी 2 FAQ जारी किया गया था, एक OM जारी किया गया था। ये सारे मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन में टच करके या क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस OM में क्या लिखा है। क्वेरी नंबर 1, an employee wishes to avail the special cash package without opting for leave encashment. As per records, he has sufficient EL for encashment purpose. Whether an employee can only avail LTC fare without claiming leave encashment even though he has not exhausted the prescribed limit for leave encashment for LTC. तो कहने का मतलब ये है कि एक जो पहला OM जारी हुआ था 12 अक्टूबर 2020 में, उसमें लिखा हुआ था कि इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर स्पेशल कैश पैकेज आपको दोनों चीज़ लेनी होगी। पहला डीम्ड फेयर अलॉन्ग विथ लीव इनकैशमेंट। लेकिन इसके बाद 2 FAQ जारी हुई, FAQ 1, FAQ 2। तो उसमें क्वेश्चन रेज हुआ था कि लाइक इफ अ पर्सन हैज एग्जॉस्टेड द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ लीव इनकैशमेंट, अगर उन्हें 60 डेज का लीव इनकैशमेंट लेना है थ्रू आउट द करियर और वो 60 डेज उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया, इन दैट केस क्या कर सकते हैं। सिमिलरली किन्हीं के पास लीव बैलेंस ही नहीं है तो वो इनकैशमेंट ले ही नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए। सो क्लैरिफिकेशन आया था कि द पर्सन कैन अवेल दिस स्पेशल कैश पैकेज विदाउट अवेलिंग लीव इनकैशमेंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉय के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अर्न लीव बैलेंस है कि वो इनकैश करा सके। स्टिल वो लीव इनकैश नहीं कराना चाहते। द पर्सन वांट टू अवेल ओनली डीम्ड फेयर विदाउट इनकैशमेंट और उन्होंने एग्जॉस्ट भी नहीं किया, 60 अभी तक उन्होंने खत्म नहीं किया है। सो द आंसर इज an employee can avail this scheme utilizing the applicable LTC fare without opting for leave encashment. Leave encashment is optional, ये क्लियरली मेंशन हो गया अब कि लीव इनकैशमेंट मैंडेटरी नहीं है। आप विदाउट लीव इनकैशमेंट के भी अवेल कर सकते हैं स्पेशल कैश पैकेज। Now, next question. If an employee opt for only deemed LTC fare without the leave encashment and spend less than three times of the deemed fare as has been prescribed to claim reimbursement for the deemed LTC fare, how the reimbursement would be calculated? अगर किसी एम्प्लॉई ने सिर्फ डीम्ड फेयर ही अप्लाई किया जिसके लिए उन्हें 3 टाइम्स स्पेंड करनी थी, लेकिन उन्होंने 3 टाइम से कम स्पेंड किया, तो इस कंडीशन में रिइंबर्समेंट किस तरीके से मिलेगा। सो द आंसर इज, इसके लिए एक कैलकुलेशन दिया गया है कि किस तरीके से रिइंबर्स होगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन एन एम्प्लॉय अवेल लीव इनकैशमेंट फॉर लेस देन 10 डेज? क्या 10 डेज से कम इनकैशमेंट भी लिया जा सकता है इस पैकेज में? सो द आंसर इज, नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट फॉर LTC 10 days or less than 10 days is to be in accordance with the relevant provision of LTC rules. जो LTC rules में है पहले से वही अभी माना जाएगा, विच मीन्स आप 10 डेज से कम भी ले सकते हैं। इवन इफ यू वांट यू कैन टेक लीव इनकैशमेंट फॉर अ सिंगल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, will payment of premium of already existing insurance policies be covered under this scheme? मतलब कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, उसके प्रीमियम आप दे रहे हैं, तो इस पीरियड के दौरान विच मीन्स 12 अक्टूबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच आप कुछ प्रीमियम देंगे, तो क्या वो प्रीमियम रीइंबर्समेंट के लिए एप्लीकेबल होगा उसका बिल? सो द आंसर इज, ये एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज पॉलिसीज आपने पहले ले रखी है। तो इस कंडीशन में अगर 12% GST भी है या 18% GST है या उससे ज़्यादा भी है, स्टिल वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 12 अक्टूबर 2020 के बाद लिया है, 31 मार्च 2021 से पहले लेंगे, तो इस कंडीशन में आपको ये एप्लीकेबल है रिइंबर्समेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an employee buys a car or any other item or services, whether it is mandatory to submit original bills to DDO, as the same may be required for claim the warranty and ownership of the item services. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने कोई सामान परचेस किया है, मान के चलते कार आपने परचेस करी है, तो
वारंटी या सर्विस अवेल करने के लिए, आफ्टर सेल सर्विस अवेल करने के लिए आपको ओरिजिनल बिल प्रिजर्व करके रखने होते हैं अपने पास वारंटी क्लेम करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या वो ओरिजिनल बिल सबमिट करना ज़रूरी है फॉर सेटलमेंट? सो द आंसर इज नो। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी देते हैं बिल का तो भी बिल सेटल हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि जब भी आपसे मांगा जाए कि आप ओरिजिनल बिल ला करके दिखाओ तो आप दिखा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाउचर बिल इज टू बी सबमिटेड टू अवेल दिस स्कीम ऑन और बिफोर द 31st March 2021. Employees who are due to superannuate say on the 31st December 2020 be required to submit the voucher bills before his superannuation, that is before the 31st December 2020. ये मुझसे कई लोगों ने सवाल किया था कि अगर मान लेते हैं किसी एम्प्लॉई का रिटायरमेंट होने वाला है, मे बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मे बी इन द मंथ ऑफ जनवरी, मे बी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, 31 मार्च 2020 से पहले, मार्च से पहले फेब तक में, तो क्या इस स्पेशल कैश पैकेज अगर वो अवेल करते हैं तो इसका बिल क्या वो 31 मार्च 2020 तक सबमिट कर सकते हैं? सो द आंसर इज वाउचर बिल शुड बी सबमिटेड एंड सेटल्ड बिफोर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। इन दिस केस बिल आपको सेटल करना होगा डेट ऑफ सुपरएनुएशन से पहले, जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं सेम डेट तक आपको बिल सेटल करनी होगी। 31 मार्च इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे एफएक्यू दिए हुए थे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की कि अगर आपने सिर्फ डीम्ड फेयर ही लिया है विदाउट लीव इनकैशमेंट, 3 टाइम्स आपको खर्च करने थे लेकिन आपने कम खर्च किया तो आपको कितना रिम्बर्स होगा। तो 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है इस ओएम में, आइए वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, विदाउट लीव इनकैशमेंट, क्लेमिंग फॉर फैमिली ऑफ 4 एलिजिबल फॉर इकोनॉमी क्लास एयरफेयर। अगर किसी एम्प्लॉय ने 4 लोगों के लिए डीम्ड फेयर अप्लाई किया है 20,000 पर पर्सन के हिसाब से, 4 लोगों के लिए 80,000, ये उन्हें डीम्ड फेयर मिलेगा 80,000, प्रोवाइडेड उन्हें स्पेंड कितनी करनी है 3 टाइम्स ऑफ 80,000, 80,000 इंटू 3 दैट इज 2,40,000। ये 2,40,000 वो स्पेंड करेंगे तो 80,000 उन्हें रिम्बर्समेंट मिल जाएगा एज अ डीम्ड फेयर। लेकिन उन्होंने कम खर्च किया, 2,40,000 से कम खर्च किया तो उन्हें कितना मिलेगा? मान के चलते उन्होंने 1,80,000 1,80,000 ही स्पेंड किया इंस्टेड ऑफ 2,40,000। तो इस सिचुएशन में जो कैलकुलेशन का तरीका है वो है कैश बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, अमाउंट स्पेंड, जितना भी हम अमाउंट स्पेंड करेंगे लेस देन 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय डीम्ड एलटीसी फेयर डिवाइडेड बाय अमाउंट टू बी स्पेंड फॉर फुल कैश बेनिफिट। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपने 1,80,000 स्पेंड किया मल्टीप्लाई बाय डीम्ड एलटीसी फेयर। डीम्ड एलटीसी फेयर कितना है 20,000 इंटू 4 80,000, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 80,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट टू बी स्पेंड। स्पेंड कितनी करनी थी 80,000 इंटू 3 2,40,000। सो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 80,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, 60,000 इज इक्वल टू 60,000। तो अगर आप 1,80,000 स्पेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ 2,40,000 तो आपको 60,000 ही रिम्बर्समेंट मिलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 4 लोगों की फैमिली अप्लाई किया ट्रेन फेयर के लिए, 6,000 पर पर्सन इंटू 4 24,000। अमाउंट कितनी स्पेंड करनी है 24,000 इंटू 3 72,000, 72,000 आप स्पेंड करेंगे तो 24,000 आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका क्या है, अमाउंट स्पेंड मल्टीप्लाई बाय डीम्ड एलटीसी फेयर डिवाइडेड बाय अमाउंट टू बी स्पेंड फॉर फुल इनकैशमेंट। तो इस कंडीशन में मान के चलते हैं इन्होंने 72,000 से कम स्पेंड किया, कितना किया 48,000। कैलकुलेशन कैसे होगी, अमाउंट स्पेंड 48,000 मल्टीप्लाई बाय डीम्ड एलटीसी फेयर। डीम्ड एलटीसी फेयर कितनी है 24,000, सो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 24,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट टू बी स्पेंड फॉर फुल कैश बेनिफिट। कितना अमाउंट स्पेंड करना था 72,000, सो 48,000 जो उन्होंने स्पेंड किया मल्टीप्लाई बाय 24,000 जो उन्हें मिलना है डिवाइडेड बाय 72,000 जो उन्हें खर्च करनी चाहिए थी इज इक्वल टू 16,000। तो अगर वो 48,000 खर्च करेंगे तो उन्हें 16,000 ही रीइंबर्समेंट मिलेगा अंडर दिस स्पेशल कैश पैकेज। और अगर उन्होंने इससे भी कम खर्च किया होता, मान लेते हैं 40,000, तो ये 48,000 की जगह उसे 40,000 लिख देते। अगर 36 स्पेंड किया होता तो 36 लिखते। अकॉर्डिंगली आप चेंज करके देख सकते हो हाउ मच रिइंबर्समेंट यू विल गेट।
इसके अलावा भी और कोई क्वेरी है या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू गिव यू आंसर इन अ बेटर वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।